अनन्या आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अपनी माँ और पिताजी के साथ में जादू का शो देखने जा रही थी। वो जादू के शो देखने के लिए बहुत उत्सुक थी जिसे वो आज देखने जा रही थी। अनन्या ने जादूगर की जादू के कारनामे अपने दोस्तों से बहुत सुने थे। अनन्या ने रास्ते में ही अपने पिताजी से जादूगर के बारे में कई सारी बातें की। उसके पिताजी भी बहुत खुश थे, पर अनन्या तो बहुत ज्यादा ही खुश थी। फिर सभी लोग मिलकर सर्कस हॉल में पहुँचे और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और शो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अनन्या ने उम्मीद की थी। यहाँ पर जादू बहुत मजेदार थे क्योंकि जादूगर एक से बढ़कर एक जादू दिखाता था और जादू देखने में सभी को बहुत मजा आ रहा था। और आज से पहले अनन्या ने इतने सारे जादू कभी नहीं देखे थे। अनन्या और उसके माता पिता दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने इतने सारे जादू हो रहे थे और उन्हें ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। जब शो खत्म हो गया तब वो सभी सर्कस से निकल ही रहे थे कि तभी अनन्या ने देखा कि जादूगर अपनी जादू की छड़ी वही कोने में छोड़ गया है। अनन्या ने उस छड़ी को उठाया और अपने माता पिता की अनुमति लेकर जादूगर को उसकी छड़ी लौटाने चली गई। जादूगर भी उस छोटी सी बच्ची अनन्या से बहुत खुश हुआ और जादूगर ने अनन्या से वो छड़ी लेकर बोला, धन्यवाद छोटी राजकुमारी। जादूगर ने अनन्या को एक उपहार देते हुए बोला, ये लो प्यारी राजकुमारी, मेरी तरफ से इसे उपहार समझकर रख लो। जादूगर ने अनन्या को एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा दिया और बोला, याद रखना ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनकर जो कुछ भी आप मांगोगी ये जादुई लहंगा आपको दे देगा। अनन्या बहुत ही खुश हो गई और उसकी खुशी देखकर जादूगर ने उसे एक चेतावनी देते हुए कहा, हाँ लेकिन एक बात याद रखना, इस जादुई लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगोगी, जितनी बार मांगोगी, बदले में तुम्हारा कद 1 इंच छोटा होता जाएगा। अनन्या जादुई लहंगे को पाकर बहुत खुश हुई और जादूगर को धन्यवाद कहा और वो जादूगर से कुछ जादू सीखना चाहती थी, पर उसके माता पिता बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसे जल्दी से वहाँ से जाना पड़ा। उसने जादूगर को फिर से धन्यवाद दिया और घर के लिए सभी रवाना हो गए। अगले ही दिन जब घर पर कोई नहीं था तो अनन्या ने उस जादुई लहंगे का उपयोग करने का सोचा। अनन्या ने अब वो जादुई लहंगा पहन लिया और आंखें बंद करके अपने मन में सोचने लगी कि अब वो क्या मांगे। फिर उसने कहा, चिकन बर्गर। अनन्या की इतना कहते ही वहाँ पर बर्गर आ जाता है। अनन्या ये देखकर बहुत खुश होती है और वो बर्गर अनन्या खा लेती है। उसने बर्गर खाकर फिर से और बहुत सारे बर्गर मांगे। अनन्या ने इतने सारे बर्गर्स मांग लिए थे कि उसका पूरा कमरा बर्गर से भर गया। अचानक अनन्या को एहसास हुआ कि उसका बर्गर आकार में बढ़ रहा है। वो अपने घर को चारों तरफ से घूमकर देख रही थी क्योंकि उसे अपने से सारी चीजें बहुत ही बड़ी लग रही थी। फिर अनन्या को एहसास हुआ कि वो एक प्लास्टिक की गुड़िया जितनी आकार में बदल गई है। फिर उसने अपनी बिल्ली को अपनी ओर आने से रोका क्योंकि बिल्ली उसके लिए एक बाघ के जितनी बड़ी थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बिल्ली को पिंजरे में बंद करने की कामना की। फिर अनन्या ने जब अपनी आंखें खोली तो बिल्ली पिंजरे में थी, लेकिन बिल्ली पहले से भी ज्यादा बड़े आकार में दिख रही थी। तब अनन्या को एहसास हुआ कि वो एक चूहे के आकार की जितनी छोटी हो गई है। तभी उसने एक चूहे को अपनी ओर आते हुए देखा। तभी अनन्या ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और चूहे को दूर फेंकने की कामना की। और अब उसने अपनी आंखें खोली तो चूहे को पहले ही बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन अनन्या अब तो कॉकरोच के आकार की हो चुकी थी। अब अनन्या को कॉकरोच का डर था
इस समय अनन्या बहुत चिंतित थी और वो ये नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसके माँ पिताजी घर पर आ जाते हैं। तब जाकर अनन्या ने राहत की सांस ली। अनन्या ने अपने माँ पिताजी को बुलाया, लेकिन उसके माँ पिताजी अनन्या की आवाज सुन ही नहीं पाए। उससे जितना तेज हो सकता था वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उसके माता पिता तक नहीं पहुँची। जब उसके माता पिता घर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारे बर्गर्स देखे, लेकिन अनन्या आसपास कहीं भी नहीं थी। और जब अनन्या के माँ पिताजी ने बिल्ली को पिंजरे में देखा तो बिल्ली को पिंजरे से आजाद कर दिया। अब अनन्या के पापा ने अनन्या को इन सब चीजों के बारे में पूछने के लिए बुलाया। अनन्या, इधर आओ, ये सब क्या है? लेकिन अनन्या के माँ पिताजी को अनन्या कहीं भी नहीं मिली और फिर बिल्ली ने उन्हें दिखाया कि अनन्या कहाँ पर है। बिल्ली उसकी मम्मी को अनन्या के पास लेकर आती है। तब उसकी मम्मी देखती है कि अनन्या एक कोने में बैठकर रो रही थी। अनन्या का आकार इतना छोटा सा देखकर उसके पिता ने उसे अपने हाथ में उठाया और उससे पूछा, क्या हुआ अनन्या बेटी? अनन्या ने रोती हुई आंखों से अपने पिता को सब कुछ बताया। अनन्या और उसके माता पिता तुरंत उस जादूगर के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ये सब देखकर जादूगर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप इस लहंगे के 2 टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा मेरे पास यहाँ छोड़ दो और एक टुकड़ा दूर किसी कुएं में जाकर छोड़ दो, और फिर कल अनन्या अपने सामान्य आकार में वापस आ जाएगी। अनन्या के पिताजी ने लहंगे को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर जादूगर के पास एक टुकड़ा छोड़ दिया और एक दूसरा टुकड़ा घर के रास्ते पर पड़ने वाले एक कुएं पर छोड़ दिया। अगली सुबह जब अनन्या सोकर उठी तो वो अपने सामान्य आकार में वापस आ गई थी और अब अनन्या को समझ में आ गया था कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। लाल नगर में सिमरन अपनी माँ कामिनी के साथ रहती थी। सिमरन बहुत ही नेक और एक ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, कामिनी अपने साथ सिमरन को भी अपनी मालकिन के घर लेकर जाती है, क्योंकि आज उनके घर पर एक फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर सिमरन और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हैं और खूब मस्ती करते हैं। अरे माँ, ये हो क्या रहा है? बेटा, आज मालकिन की बेटी रितु का जन्मदिन है, उसी की पार्टी है। माँ, ये जन्मदिन क्या होता है? आपने तो कभी ऐसे मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन कब आएगा माँ? क्या मेरे जन्मदिन में भी इतने सारे लोग आएंगे? क्या मैं भी रितु की जैसे फ्रॉक पहनूंगी माँ? बताओ ना माँ, बोलो ना। बेटा, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है, ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीबों को तो एक वक्त की रोटी भी मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। ऐसा क्यों है माँ? आखिर हम भी तो इनकी तरह इंसान है ना, फिर हम क्यों इनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और मौज मस्ती नहीं कर सकते? उसके बाद सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सिमरन की माँ किसी तरह सिमरन को समझाकर उसे घर लेकर जाती है, लेकिन सिमरन के दिमाग में यही सब चलते रहता है और फिर वो सोचते सोचते अकेले ही जंगल में चली जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिर हम इतने गरीब क्यों है ऊपर वाले? क्यों रितु के माँ बाप के पास ही पैसा है? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही खुश रहने का हक है? काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिमरन ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी उधर से एक टिनटिन परी आ रही होती है और वो सिमरन को यूँ उदास देखकर उससे पूछती है, अरे सिमरन,
तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? सिमरन अचानक परी को देखकर डर जाती है और डरते डरते सिमरन परी से पूछती है, आप कौन हो और क्यों मेरे पास आई हो? सिमरन डरो नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुमको यहाँ उदास देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ ना क्या बात है? परी जी, आखिर हम गरीबों के साथ ही इतनी नाइंसाफियाँ क्यों होती है? क्यों हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते? ऐसा क्यों है परी जी? बस इतनी सी बात से उदास नहीं होते सिमरन। ये लो जादुई परियों वाली फ्रॉक। और हाँ, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है। तुम इस जादुई फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी, ये जादुई फ्रॉक तुम्हें सब कुछ दे देगा। जादुई फ्रॉक देखकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को आईने में देखकर वो बोलती है, अरे वाह, परी की बात तो बिल्कुल सच निकली। मैं तो एकदम खूबसूरत हो गई हूँ, बिल्कुल परी की तरह। फिर सिमरन अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी उसके सामने एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सिमरन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर सिमरन अपनी माँ को सारी बात जाकर बताती है, जिससे उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। सिमरन उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है। श्रुति, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन रातों रात ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम्हें ये फ्रॉक किसने दिया है? ये तो बताओ। अरे वो सब छोड़ो, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रही। आज शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम सबको मेरे घर पर आना है। क्या पार्टी? वो भी तुम्हारे घर पर? तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? आज शाम को मेरे नए वाले घर पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को सिमरन की सहेलियाँ सिमरन के नए वाले घर को देखती हैं, तो वो सब चौंक जाती हैं और उस घर में जब जाती हैं, तो पार्टी की तैयारियों को देखकर वो लोग दंग रह जाती हैं। आखिर इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इसने इतना अच्छा घर बना लिया और सबको पार्टी भी दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना ही पड़ेगा। श्रुति चुपके से सिमरन को जादुई फ्रॉक से खाना मांगते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि कोई जादुई फ्रॉक है। फिर श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात को चुपके से सिमरन के घर से उस जादुई फ्रॉक को चुराकर अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन जब श्रुति उस जादुई फ्रॉक को पहनती है, तो वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये क्या हो गया? फिर उस जादुई फ्रॉक से एक आवाज आती है, लालची लड़की, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, तुमने मुझे चुरा लिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खराब फ्रॉक बन गया हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो जादुई फ्रॉक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पहले जैसा कर दो, प्लीज। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी गलती की अब यही सजा है। इतना सुनकर श्रुति गुस्से से उस जादुई फ्रॉक को उतार देती है और उसे एक मैदान में ले जाकर
उसमें आग लगा देती है और हमेशा के लिए बदसूरत बनकर रह जाती है। लेकिन उस जादुई फ्रॉक को कुछ भी नहीं होता और वो हवा में उड़ता हुआ सिमरन के घर पर वापस चला जाता है। अब सिमरन के पास आज सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ गुजारने लगती है। निशा की सास को पैसे का बहुत ज्यादा ही घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी, नौकरों को हमेशा डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती थी। कुछ दिनों बाद निशा के भाई की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो बाजार जाती है। वो बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे इतना बन ठन कर सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो, जब देखो झोला उठाकर निकल पड़ती हो। तो दिया ना माँ जी, आपकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। मुंबई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ। पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ, और क्या पूछ लूँ? सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए हैं आपने। चला तो जाता है नहीं, 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है आपके साथ। तो सास को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी प्यार से वो निशा को कहती है, साड़ी लेने। सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना तेरे भाई की शादी में। सास जो ठहरी। निशा मुंह बनाती हुई बोली, देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले आऊंगी। शाम को निशा घर वापस आती है। ये लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है, आपकी उम्र के हिसाब से। सास साड़ी देखती है और निशा को भी उसकी साड़ी दिखाने को बोलती है। लेकिन जब वो ये देखती है कि निशा की साड़ी लाल चटक रंग की है और उसकी सिंपल, तो वो भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई, और मेरे लिए ये? तू तो रहने ही दे निशा, मैं अपनी शॉपिंग खुद ही कर लूंगी। निशा की सास तुरंत ही बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को निशा की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में चली जाती हैं, जहाँ सभी निशा की सास का मजाक बनाने लगती हैं। अरे वाह, सफेद बाल में लाल साड़ी, बहुत जच रही है। निशा को ये सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और सास के साथ घर वापस आ जाती है। अगले दिन निशा का टेलर घर में उसके लिए घेर वाला पार्टी गाउन लेकर आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और चमचमा रहा होता है और वो ऑफ शोल्डर होता है। निशा वो पहनकर किसी पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिसे उसकी सास देख लेती है और अगले दिन वैसी ही ड्रेस वो भी ले आती है। निशा की सास वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वो खड़ी ही नहीं हो पाती और कमरे से ही निशा को आवाज देती है, निशा, अरे ओ निशा, अरे कहाँ मर गई? जल्दी मेरे कमरे में आ। निशा सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है और वो भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की ये हालत देखकर हैरान रह जाती है और फिर जोर जोर से हंसती है। अरे माँ जी, ये क्या? अरे बस भी करिए, अपनी उम्र तो देखिए, ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते आप पर। चुप रह तू, बस तू मुझे थोड़ा सा खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने के लिए जा रही हूँ। निशा सास की इस आदत से बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है
कि किसी भी तरह वो माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी। लेकिन कैसे? तभी निशा की सहेली उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो उसे सारी बात बताती है। निशा की सहेली उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। शाम को सास वापस आती हैं, तो देखती हैं कि निशा एक लंबी सी हील्स वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। निशा कभी तेज चलती तो कभी धीरे, कभी उठती तो कभी बैठती। निशा की सास अगले ही दिन वैसे ही सैंडल ले आती है और पहन लेती है। वो सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती है कि धड़ाम से फिसलकर नीचे गिर पड़ती हैं और चिल्लाने लगती हैं। हाय रे, मर गई। बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। निशा जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी ही लगती है, लेकिन देखिए पड़ गए ना लेने के देने। पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी और ना जाने कितने टाके लगेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल बहू, बहुत दर्द हो रहा है। तू तो बस डॉक्टर को बुला दे। मैं अब कभी भी तेरी नकल नहीं करूँगी। उम्र के हिसाब से पहनावे की शोभा है, ये बात मैं समझ गई हूँ। उस दिन के बाद से निशा की सास बिल्कुल सुधर जाती है और वो अपनी उम्र के हिसाब से ही कपड़े पहनने लगती हैं। फिर वो दोनों सास बहू हंसी खुशी से रहने लगती हैं। राजेशपुर नाम के एक गांव में सबकी मदद करने वाली एक लड़की प्रीति रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेली अर्पिता के साथ स्कूल जा रही थी। तभी एक बस वाला उन दोनों को टक्कर मार देता है। प्रीति को थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन अर्पिता का पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। सबकी मदद से प्रीति अर्पिता को हॉस्पिटल पहुंचाती है। उसके बाद वो बहुत दुखी होती है और बहुत सोचने लग जाती है कि अब उसकी सहेली कैसे चलेगी, कैसे सारा काम कर पाएगी। वो रो ही रही होती है कि तभी उसकी मम्मी उसको बताती है, बेटा रो मत, तुम्हारी सहेली के पैर ठीक हो सकते हैं। मैं एक जड़ी बूटियों वाली जादूगरनी को जानती हूँ, जिसके पास उस परी का पता है जो तुम्हारी सहेली के पैर को बिल्कुल ठीक कर सकती है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। कहाँ रहती है वो जादूगरनी? मुझे उनके पास जाना है। तुम्हारे पास जादूगरनी खुद ही आ जाएंगी। तुम्हें बस ये मंत्र सच्चे दिल से पढ़ने पड़ेंगे। प्रीति उन मंत्रों को अच्छे से पढ़ने लग जाती है और सच्चे दिल से प्रार्थना करती है, जादूगरनी जी, आप मेरी मदद करने आओ। इतना कहते ही जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जादूगरनी जी, आप मेरी मदद करिए। मैं और मेरी सहेली स्कूल जा रही थी, तभी एक बस वाले ने हमें टक्कर मार दी। मैं तो बच गई, लेकिन मेरी सहेली अर्पिता के दोनों पैर कट गए। अभी तक उसको होश भी नहीं आया है। तुम्हारी सहेली अर्पिता को होश में लाने का काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन उसके पैर वापस लाने के लिए हमें रानी परी की जरूरत पड़ेगी। जादूगरनी अर्पिता के सर पर हाथ फेरती हैं और कुछ मंत्र पढ़ती हैं। फिर अर्पिता को होश आने लग जाता है। उसके बाद जड़ी बूटियों वाली जादूगरनी अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियाँ निकालकर प्रीति को देती हैं। प्रीति, तुम इन जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर अर्पिता को पिला दो। उसके बाद प्रीति जड़ी बूटियों को पानी में डालकर अर्पिता को पिला देती है। जैसे ही अर्पिता पानी पीती है, वैसे ही उसके सारे घाव खत्म हो जाते हैं और उसे अपने शरीर में शक्ति महसूस होने लगती है। लेकिन अर्पिता फिर भी उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। अरे मेरे पैर कहाँ गए? अर्पिता, तुम्हारे दोनों पाँव तो कट गए हैं। तुम इतने दिन हॉस्पिटल में थी, तुम्हें तो होश भी नहीं था।
आज जब तुम्हें तुम्हारे घर के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो मैं इन जादूगरनी जी को तुम्हारे पास ले आई ताकि तुम होश में आ जाओ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ऐसी सहेली तुम्हारे साथ है। अब हम दोनों रानी परी के पास जाएंगे और वो तुम्हारे पैर वापस लौटा देंगी। ऐसा कहकर प्रीति और जादूगरनी दोनों आसमान में उड़ जाती हैं और परीलोक में पहुंचकर रानी परी के महल में जाती हैं। हे दयालु रानी परी जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर जादूगरनी रानी परी को सारी बातें बता देती है। रानी परी एक सुंदर और चमकीली सी ड्रेस जादूगरनी को दे देती है। ये ड्रेस ले जाओ। जैसे ही प्रीति की सहेली अर्पिता इस ड्रेस को पहनेगी, उसके दोनों पैर वापस आ जाएंगे। ये लो, मेरी तरफ से ये जादुई ड्रेस अर्पिता को दे दो। जादूगरनी और प्रीति रानी परी को धन्यवाद देकर रानी परी के महल से चली जाती हैं और अर्पिता के घर पहुंचती हैं। घर पहुंचकर वो अर्पिता को वो जादुई ड्रेस देती है। प्रीति अर्पिता को वो जादुई ड्रेस पहना देती है। जैसे ही अर्पिता उस जादुई ड्रेस को पहनती है, उसके दोनों पैर वापस आ जाते हैं और अर्पिता बहुत खुश होती है और जादूगरनी को और प्रीता को धन्यवाद कहती है। जादूगरनी अर्पिता और प्रीति की मदद करके बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो जाने लग जाती हैं कि तभी वो देखती हैं कि उसके झोले से जड़ी बूटियाँ गायब हो गई होती हैं। अर्पिता, मेरे झोले में से जड़ी बूटियाँ कहाँ गई? मैं तुम्हारे घर पर अपने झोले को छोड़ कर गई थी ना? मुझे नहीं पता जादूगरनी जी, मेरी तबीयत पूछने मेरी चाची आई थी, शायद उन्हें कुछ पता हो। जादूगरनी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती हैं, तो उसे पता चलता है कि अर्पिता की चाची ने उन जड़ी बूटियों को चुरा लिया था। जादूगरनी अर्पिता की चाची के घर पर पहुंच जाती है और मंत्र बोलकर अर्पिता की चाची को रस्सियों से बांध देती है। तुमने मेरी जड़ी बूटियाँ अलमारी में छिपाई है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरी जड़ी बूटियाँ चुराने की? मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा कि मैं वो जड़ी बूटियों को बेच दूंगी और माला माल हो जाऊंगी। जड़ी बूटियों की शक्तियाँ देखकर मैं हैरान थी। जड़ी बूटियों ने अर्पिता के घाव भर दिए थे। मैंने सोचा अगर मैं ये जड़ी बूटियाँ बेच दूंगी तो मैं माला माल हो जाऊंगी। ये जड़ी बूटियाँ सिर्फ मेरे ही मंत्रों से काम करती हैं और किसी के नहीं। इतना कहकर जादूगरनी चाची के डंडे से पिटाई करने लग जाती हैं। इतने में ही अर्पिता और प्रीति भी वहाँ पर आ जाती हैं। जादूगरनी जी, इन्हें माफ कर दीजिए, मेरी चाची आगे से ऐसा नहीं करेंगी, प्लीज जादूगरनी जी। अगर इसने फिर से लालच किया तो मैं इसे वापस डंडे से मारूंगी। अभी मैं तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रही हूँ। तुम ये जादुई ड्रेस भी संभाल कर रखना और किसी को मत देना। तुम्हारी चाची एक नंबर की चोरनी है। ऐसा कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीति और अर्पिता दोनों फिर से हंसी खुशी स्कूल जाने लगती हैं। किसी गांव में अंशिका नाम की एक लड़की रहती थी। अंशिका गरीब लड़कियों को सिलाई सिखाने का काम करती थी। अंशिका से सिर्फ सिलाई सीखकर गरीब लड़कियां अपने घर का खर्च चलाया करती थी। दूसरी तरफ अंशिका बिना किसी स्वार्थ के हमेशा गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाया करती थी। इस तरह कुछ लड़कियां अंशिका से सिलाई सीखने उसके घर जा रही थी कि तभी अचानक रास्ते में खड़े कुछ आवारा लड़के उन लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। ये देख वो लड़कियां घबराकर रोती हुई वापस अपने घर लौट जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे ये रोज की बात बन जाती है।
अंशिका के घर में जो भी लड़की सिलाई सीखने जाती, सभी लड़के उन लड़कियों को छेड़कर उन्हें परेशान किया करते थे। धीरे धीरे सभी लड़कियां आवारा लड़कों के डर से अंशिका के घर जाना बंद कर देती हैं। फिर एक दिन अंशिका उन लड़कियों के घर जाती है। अरे क्या हुआ? तुम लोग इतने दिनों से सिलाई सीखने क्यों नहीं आ रही हो? मैं रोज सुबह से तुम सभी का इंतजार करती हूँ। अंशिका दीदी, आपके घर के रास्ते में रोज कुछ बदमाश लड़के हमें परेशान करते हैं। वो सभी दिखने में बहुत ही खतरनाक हैं और साथ ही साथ बहुत ही बदतमीज भी हैं। हमें उसे बहुत डर लगता है, इसीलिए अब हम आपके घर सिलाई सीखने नहीं आ पाते। उस लड़की की ये बातें सुनकर अंशिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उस लड़की से अंशिका कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उन लड़कों को सबक सिखाकर आती हूँ। इतना कहकर अंशिका एक डंडा उठा लेती है और उन लड़कों के पास जाकर उन्हें डांटने लगती है। मासूम और सीधी सादी लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो सभी बेचारी गरीब लड़कियाँ मेरे पास सिलाई सीखने आती हैं, ताकि अपने घर का गुजारा कर सके। अगर उनकी जगह तुम्हारी माँ और बहन होती तो क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही छेड़ते? अंशिका की तीखी तीखी बातें सुनकर उन दोनों लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो लड़के कहते हैं, देख, तू बहुत ज्यादा ही बोल रही है। इतनी देरी से तेरी चपड़ चपड़ सुन के हमारे कान दुख रहे हैं। चल सीधी तरह यहाँ से निकल जा, वरना ठीक नहीं होगा तेरे साथ। मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। अगर आज के बाद तुमने मेरे घर आने वाली किसी भी लड़की को परेशान किया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम लोग? अच्छा, तो तू हमें धमकी दे रही है? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद वो लड़के अंशिका को पकड़कर उसे रस्सियों से बांधने लगते हैं। अरे नहीं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! अरे कोई तो मुझे बचाओ! अंशिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे बचाने कोई भी नहीं आता है। उसके बाद वो सभी लड़के अंशिका के हाथ पैर बांध देते हैं और उससे कहते हैं, चलो इसे गांव की बाहर वाली नदी में फेंक कर हमेशा के लिए इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। फिर सभी लड़के अंशिका को उठाकर गांव की बाहर वाली नदी के पास ले जाते हैं और फिर उसी नदी के अंदर उसे फेंककर वहां से भाग जाते हैं। अंशिका नदी के गहरे पानी में डूबने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक जादुई लहंगा प्रकट हो जाता है। नदी के अंदर उस जादुई लहंगे का एक बहुत ही बड़ा सा महल था। उसके बाद जादुई लहंगा अंशिका को बचाकर अपने महल में ले जाता है। उस जादुई लहंगे के महल को देखकर अंशिका हैरान रह जाती है। मैं एक जादुई लहंगा हूँ, तुम यहाँ बिल्कुल सही सलामत हो, लेकिन आखिर तुम इस नदी में कैसे गिरी? उसके बाद अंशिका उस जादुई लहंगे को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम फिक्र मत करो, आज से मेरे इस महल को तुम अपना ही घर समझो और साथ ही तुम यहाँ गांव की सभी गरीब लड़कियों को सिलाई भी सिखा सकती हो। मैं अपने जादू से इस घर में एक क्लासरूम बना देता हूँ, जिसमें तुम और मैं मिलकर सभी गांव की लड़कियों को सिलाई सिखा सकते हैं। ये सुनकर अंशिका बहुत खुश होती है। फिर नदी से बाहर निकलकर वो गांव की सभी लड़कियों को उस जादुई लहंगे के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन से अंशिका और जादुई लहंगा सभी लड़कियों को नदी के अंदर मौजूद जादुई क्लासरूम में सिलाई सिखाना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो सभी लड़कियां बिना किसी परेशानी के साथ सिलाई सीखने लगती हैं। फिर एक दिन वो लड़के, अरे गांव की लड़कियों को क्या हो गया? आजकल कोई भी लड़की सड़क पर दिखाई ही नहीं देती। मैं रोज सभी लड़कियों को गांव की बाहर वाली नदी के पास आते जाते देखता हूँ।
अरे आखिर सभी लड़कियां उस नदी के पास जाकर क्या करती हैं? चलो पता लगाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों लड़के नदी से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अंशिका गांव की लड़कियों के साथ उस नदी के अंदर उतर जाती है, जिसे देखकर सभी लड़के हैरान रह जाती हैं। अरे अंशिका को तो हमने इस नदी में फेंक दिया था, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गई? जरूर इस नदी के अंदर कोई रहस्य है। चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़के एक एक कर नदी के अंदर पानी में कूद जाते हैं और देखते हैं। अरे यहाँ तो चारों तरफ दीवार है, आखिर वो सभी लड़कियाँ कहाँ गायब हो गयी? तभी अचानक से वहाँ पर जादुई लहंगा प्रकट हो जाता है। फिर जादुई लहंगा वहाँ पर एक लाल मिर्च का स्प्रे प्रकट करके उन दोनों लड़कों के ऊपर छिड़कने लगता है। मिर्च स्प्रे उन लड़कों के ऊपर पड़ते ही वो लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे मर गए रे! अरे मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। इस तरह दोनों लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि तभी जादुई लहंगा वहाँ पर ढेर सारे डंडे प्रकट करता है और उन दोनों लड़कों की खूब अच्छे से धुलाई करने लगता है। अरे नहीं, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? तुम सब मासूम लड़कियों को परेशान करते हो ना, इसीलिए मैं डंडे से तुम्हारी पिटाई कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। फिर काफी देर उन दोनों लड़कों की पिटाई करने के बाद जादुई लहंगा उन्हें उठाकर नदी से बाहर फेंक देता है। इस तरह उन दोनों लड़कों को सबक मिल जाता है और वो दोनों लड़के पूरी तरह सुधर जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव की सभी लड़कियां चैन से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम के गांव में शिल्पा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा भोली लड़की थी। उसे किसी भी बात का कोई लालच नहीं था। वो गांव में अकेली रहकर अपने एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर खेती करके अपना जीवन गुजारती थी। शिल्पा के भोलेपन का सभी लोग बहुत आसानी से फायदा उठा लिया करते थे और अपने सारे काम उससे करवाया करते थे। एक दिन बिट्टू नाम का एक 8 साल का छोटा सा बच्चा शिल्पा को खेत की तरफ जाते हुए देखता है। अरे वाह, लगता है शिल्पा दीदी खेत की तरफ जा रही हैं। अगर मैं अभी जोर से रोऊंगा और ये बहाना बनाऊंगा कि मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा खेत तक जाना जरूरी है, तो वो जरूर मुझे उठाकर लेकर जाएंगी और ऐसे मेरे रिक्शे के पैसे भी बच जाएंगे, जिनसे मैं बाद में मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। बिट्टू ये सोचकर वही नाटक करके बैठ जाता है और ड्रामा करते हुए जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। बिट्टू के रोने की आवाज सुनकर शिल्पा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ बिट्टू, क्या हुआ तुम्हारे पैरों में? शिल्पा दीदी, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे उठाकर मेरे आम के बगीचे तक ले चलो ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। बिट्टू, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। लेकिन आपका खेत तो दूसरी तरफ है ना, मुझे लेकर आपको उल्टा जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बिट्टू, मैं तुम्हें छोड़कर फिर अपने खेत में चली जाऊंगी। इतना कहकर शिल्पा बिट्टू को अपनी गोद में लेकर उसे उसके आम के बगीचे तक छोड़ देती है और फिर वापस अपने खेत में चली जाती है।
शिल्पा का भोलापन देखकर बिट्टू सोचता है, बेचारी शिल्पा दीदी, अगर ये ऐसे ही रहेंगी तो पता नहीं ये कैसे जिएंगी। बिट्टू की तरह गांव के बाकी लोग भी उसके भोलेपन का फायदा उठाकर कभी उससे घर का सामान मंगवाते तो कभी उससे अपने खेतों में काम करवाया करते थे। इसी तरह वो शिल्पा को बेवकूफ बनाकर उससे बहुत सारे काम करवाते थे, लेकिन कोई भी शिल्पा की परवाह नहीं करता था। कोई उससे ये नहीं पूछता था कि वो कैसी है। सभी गांव वाले उससे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही बात करते थे। इस कारण शिल्पा को अपने खेत में काम करने के लिए भी कोई समय नहीं बचता था। अरे नहीं, आज का भी दिन पूरा बीत गया। कल मुझे अपने खेत में भी काम करना होगा, क्योंकि बारिश तो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी और मैंने तो अभी तक बीज भी नहीं बोए। कल ही मैं ये सारा काम खत्म कर दूंगी, वरना इस साल की फसल तो नहीं मिलेगी मुझे। ये सोचते हुए शिल्पा अगले दिन काम करने का फैसला करके सो जाती है। लेकिन अगले दिन शिल्पा के नींद से जागने से पहले ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से वो अपने खेत में उस दिन भी बीज नहीं बो पाती। शिल्पा इंतजार करती है कि कब बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश तो लगातार कई दिनों तक नहीं रुकती। इसी तरह एक दिन वो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है। तब उसे उस नदी में कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। शिल्पा उसे उठाती है और देखती है कि वो एक सोने का चमचमाता हुआ लहंगा था। अरे वाह, ये तो सचमुच में सोने का लहंगा है। लेकिन नदी में सोने का लहंगा मिलना तो आश्चर्य की बात है। सोने के लहंगे को देखकर शिल्पा अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक परी बूढ़े बाबा के अवतार के रूप में उसके पास आती है और कहती है, बेटी, कृपया करके कुछ पैसे दे दो बेटी, बूढ़ा हो गया हूँ। बेटी की शादी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, बहुत गरीब हूँ बेटी। अरे दादाजी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये सोने का लहंगा है, आप ये ले लीजिए। अगर आप इसको बेचोगे तो आपको इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इन पैसों से आप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करवा सकती हैं। इतना कहकर शिल्पा वो सोने का लहंगा उन बूढ़े बाबा को दे देती है। जीते रहो प्यारी बच्ची। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाती हैं। फिर वही परी एक छोटी सी बच्ची के रूप में शिल्पा के पास आती है। अरे दीदी, क्या आप भी सोने और चांदी के लहंगे लेने रोज इसी नदी के पास आती हो? नहीं तो, मुझे तो बस आज ही एक सोने का लहंगा मिला। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस नदी में सोने और चांदी के लहंगे मिलते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये एक रहस्य है, मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि ये नदी सोने और चांदी के लहंगे की नदी है। चलो चलो, चलकर और सोने और चांदी के लहंगे ढूंढते हैं। इतना कहकर दोनों नदी में छलांग लगा देती हैं और नदी में उनको बहुत सारे सोने और चांदी के लहंगे मिलते हैं। नदी से बाहर आकर वो बच्ची सभी सोने और चांदी के लहंगे को इकट्ठा करती है। दीदी, इतने सारे सोने और चांदी के लहंगे के साथ आप क्या करोगी? मैं तो इसे बेचकर अपना जीवन खुशी से जीऊंगी। नहीं, बिना मेहनत किए आया हुआ कोई भी धन मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर आपने मेरे साथ इतनी मेहनत करके नदी से ये सोने और चांदी के लहंगे को क्यों निकाला? क्योंकि मैं इन लहंगों को अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को और जरूरतमंद लोगों को दे दूंगी। मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ और इतने सारे सोने और चांदी के लहंगे मेरे किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए मैं ये सब उन्हें दे दूंगी।
इसके बाद वो बच्ची शिल्पा को नदी के आखिरी हिस्से तक लेकर जाती है, जहाँ नदी के ऊपर सिर्फ सोने और चांदी के लहंगे ही तैर रहे थे। उसे देखकर शिल्पा हैरान हो जाती है। बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे सोने और चांदी के लहंगे हैं। ये पूरी नदी सिर्फ सोने और चांदी के लहंगों से चमक रही है। शिल्पा के सिर्फ इतना कहते ही वो छोटी सी बच्ची अपने परी के रूप में आ जाती है और शिल्पा दंग रह जाती है और उस परी को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती। शिल्पा, आज से सोने और चांदी के लहंगे की नदी की तुम ही मालकिन हो और तुम ही इसकी हकदार हो। गरीब लोगों की मदद करना और तुम्हारा सबके लिए प्यार, उसके आगे ये सोने और चांदी के लहंगे की नदी कुछ भी नहीं है। तुम बहुत भोली और अच्छी लड़की हो। आज से इस नदी की देखभाल तुम ही करोगी और इस नदी के सारे सोने और चांदी के लहंगे भी तुम्हारे ही हैं। इस गांव का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद शिल्पा सोने और चांदी के लहंगे की नदी की मदद से सारे गांव वालों की मदद करने लगती है और सबकी देखभाल करती है। एक दिन उसके पास पड़ोसी राज्य का राजकुमार आता है और उससे शादी के लिए कहता है। हे शिल्पा, तुम बहुत सुंदर, नेक और भोली लड़की हो। मैं पड़ोसी देश का राजकुमार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में शिल्पा की राजकुमार से शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो गांव वालों की मदद करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। कुछ दिनों में शिल्पा की एक बहुत सुंदर सी बेटी होती है, जिसका नाम वो दोनों स्वरा रखते हैं और वो दोनों अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगते हैं। एक गांव में मोनिका अपने छोटे भाई बंटी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके चाचा चाची उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आ गए थे। अरे, इन्हें अपने साथ क्यों ले आए? छोड़ आते किसी अनाथ आश्रम में। मेरे बस का इतना काम करना नहीं है, समझे तुम? अरे मेरी बिल्लो रानी, तुम भी बिल्कुल पागल ही हो। थोड़ी चालाक बनो। मैं इन्हें बिल्कुल फ्री में उठाकर नहीं लाया। अरे हमारी सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम ही है। वो मैं इन दोनों से अपने नाम करवा लूंगा। उसके बाद धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। और रही बात काम करने की, तो तुम इन दोनों से घर का सारा काम करवाना। चाचा की ये बात सुनकर उसकी चाची बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम तो एकदम चालाक लोमड़ी निकले। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। चाची का एक बेटा भी था, जिसका नाम अजय था। अजय अपने माता पिता की तरह ही बहुत ही लालची लड़का था। चाची दोनों बच्चों के पास जाती है। चाची जी, मुझे और बंटी को बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे दीजिए। बड़ी आई महारानी खाना खाने वाली। सुन लड़की, हम तुझे यहाँ लेकर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमसे अपनी सेवा करवाएगी। चुपचाप उठ और घर के काम में लग जा। मुझसे कोई उम्मीद मत करना, समझी? लेकिन चाची, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। घर में कुछ भी बचा है वो दे दीजिए चाची जी। अगर खाना बनाना नहीं आता तो भूखी मर, मुझसे खाना मत मांग। इतना कहकर उसकी चाची वहाँ से चली जाती है। छोटू, तू बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं कुछ न कुछ बनाकर जरूर लाऊंगी तेरे लिए। उसके बाद मोनिका सीधा रसोई घर में जाती है और खाना बनाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर अजय भी आ जाता है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म पास्ता बना कर ले आओ। पहले मैं बंटी को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। तूने क्या मुझे पागल समझा है? ये मेरा घर है, जो मैं कहूँगा
तुझे वही करना होगा। पहले मेरे लिए पास्ता लेकर आ, उसके बाद अपने सड़े हुए भाई को कुछ और खिलाना। इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। फिर मोनिका अजय के लिए खाना बनाती है। अब दिन प्रतिदिन चाची और उसका बेटा दोनों भाई बहनों पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं और साथ ही साथ उनको पीटने भी लगते हैं। तुम दोनों इस घर में नौकर हो, समझे? इसीलिए अपनी हद में रहा करो। जैसा रूखा सूखा देती हूँ चुपचाप वही खाया करो। तुम्हें बिठाकर मैं 56 भोग नहीं खिलाने वाली। चाची जी, आपने हमें कल भी खाना नहीं दिया था, कम से कम आज तो खाना दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है चाची जी। चुप रहे, बकवास बंद कर लड़की। चुपचाप अंदर जाकर सो जा, घर में कुछ भी नहीं है तुम्हारे खाने के लिए। चाची, मैं बहुत भूखा हूँ चाची, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। एक बार बोल दिया ना, मेरा दिमाग मत खाओ। चले जाओ यहाँ से चुपचाप। वो दोनों भाई बहन चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा दीदी। नहीं नहीं छोटू, ऐसा नहीं बोलते, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है मेरे भाई। तो रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद मोनिका चुपके से रसोई में जाती है और वहाँ से खाना लेने लगती है। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। अरे मॉम, इधर आओ मॉम, देखो रसोई में घुसकर चोरी कर रही है ये। चाची भागी भागी जल्दी से रसोई में आती है। कहाँ है चोर? जल्दी बता, कहाँ है चोर? देखो माँ, ये रही चोर, चुपके से रसोई से खाना चुरा रही है। चाची मोनिका को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्यों रे चोर, मुझसे बिना पूछे मेरे किचन में क्या कर रही है तू? चाची जी, बंटी को बहुत तेज भूख लगी थी, मैं उसके लिए खाना लेने आई हूँ चाची जी। जब मैंने तुझसे बोल दिया था कि खाना खत्म हो गया है, फिर यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चाची जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? खाना तो इतना सारा बचा हुआ है चाची जी, फिर आप ये क्यों बोल रही हैं कि खाना खत्म हो गया है? हमें थोड़ा खाना दे दीजिए चाची जी, मेरे लिए ना सही पर बंटी के लिए दे दीजिए चाची जी। मेरा दिमाग मत खराब कर लड़की, नहीं तो हाथ पैर तोड़ डालूंगी तेरे। चाची मार मार कर मोनिका को वहाँ से भगा देती है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से इतनी मार खानी पड़ी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खाना नहीं खाना दीदी। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद चाचा घर लौटकर वापस आते हैं। अरे मिठाइयाँ खाओ मिठाइयाँ, हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अरे क्या हुआ जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो? जो जमीन इन दोनों मनहूसों के नाम थी, वो मैंने अपने नाम करवा ली है। अब इन दोनों को अपने घर में रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, इन्हें उठाकर सीधा बाहर फेंक दो। ये सुनकर चाची और अजय बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नेक काम करने में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी इन दोनों मनहूसों को घर से बाहर फेंकती हूँ। वैसे भी इन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब होता रहता है। अरे कहाँ मर गए तुम दोनों, बाहर आओ जल्दी से। दोनों भाई बहन अपनी चाची के पास आते हैं। अपना बैग पैक करो तुम दोनों और दफा हो जाओ इस घर से। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो चाची जी, आपके सिवा हमारा है ही कौन, हम कहाँ जाएंगे चाची जी? अरे तुम दोनों कहीं भी मरो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, निकलो मेरे घर से। चाची चाचा दोनों भाई बहन को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। दोनों भाई बहन रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बंटी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे छोटू, क्या हो गया छोटू? मेरे भाई, आंखें खोल जल्दी से, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी छोटू। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, कोई तो मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? दादी जी,
दादी जी मेरी मदद करो, मेरे भाई को देखो ना, इसे क्या हो गया है। मैं तुम्हारी सहायता एक शर्त पर करूँगी बेटी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए दादी जी, मैं क्या काम करूं? यहाँ से थोड़ी दूर 2 सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। तुम्हें जादुई सोने वाला लहंगा लेकर मेरे पास आना होगा। दरअसल वो सोने वाला लहंगा मेरा ही है। मैं उसे पहनते ही अपने असली रूप में आ जाऊंगी। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारा भाई वापस लौटा दूंगी। मोनिका भागी भागी जादुई लहंगों के पास जाती है। उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे नजर आते हैं। सुनो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें खूब सारा धन दौलत दूंगा, तुम्हें दुनिया की रानी बना दूंगा। नहीं नहीं, तुम मेरे पास आओ, मैं वही लहंगा हूँ जो तुम्हें बूढ़ी औरत ने लेने को भेजा है। बूढ़ी औरत को मेरी जरूरत है, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने बूढ़ी दादी से वादा किया है कि उन्हें जादुई सोने का लहंगा लाकर दूंगी। मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बस मेरा छोटू चाहिए। इतना कहकर वो जादुई सोने का लहंगा लेकर उस बुढ़िया के पास जाती है और उसे वो जादुई लहंगा दे देती है। बुढ़िया जादुई सोने का लहंगा पहनकर एक खूबसूरत सी परी में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा असली रूप मुझे लौटा दिया। उसके बाद परी उसके छोटे भाई को अपनी जादुई छड़ी से ठीक कर देती है। तुम दोनों भाई बहन इस सुनसान सड़क पर क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मोनिका परी को वो सब सारी बातें बताती है। परी वहाँ जादुई चांदी का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, आज से ये लहंगा तुम्हारा हुआ। तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। और तुम्हारे दुष्ट चाचा चाची को ये जादुई लहंगा सजा जरूर देगा। इसके बाद परी चाचा चाची के घर जाती है और उन सभी को बहुत ही बदसूरत और भिखारी बना देती है। वहीं मोनिका जादुई लहंगे से एक घर मांगती है और खुशी खुशी अपने भाई बंटी के साथ उस घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।